नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 141 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैप्टर में जो बताया जाएगा वो हमें ये बताया जाएगा कि जो विकास का पैमाना रहा है वो किस हद तक कारगर रहा है, और जो ये आधुनिक विकास है इसने किन किन चुनौतियों को जन्म दिया है। क्या उन चुनौतियों से पार पाने में गांधी जी का तरीका जो था वो सही साबित हो सकता है? क्या क्या अगर हम गांधी जी की नीतियों को आज फॉलो करें तो क्या वो जो सारी समस्याएं औद्योगिकरण की वजह से शुरू हुई हैं वो खत्म हो सकती हैं क्या? यही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं विकास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जब हम विकास शब्द की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े सभी पक्षों का उन्नति रूप से आगे बढ़ने चाहिए, पॉजिटिव वे में आगे होने चाहिए, प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ने चाहिए। तो हमारे जीवन के पक्ष हैं क्या? देखिए, हमारे जीवन का एक पक्ष होता है आर्थिक पक्ष, एक पक्ष होता है सामाजिक पक्ष, एक होता है सांस्कृतिक पक्ष और एक होता है पर्यावरणीय पक्ष। कि हम सभी रूपों में से अपने जीवन को उन्नत करें। मनुष्य का जीवन ही न सिर्फ अपने जीवन उन्नत करने के लिए बना है बल्कि और जीव जंतुओं का जीवन उन्नत करने के लिए बना है। तो ऐसे में जो विकास है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को गुणात्मक रूप से आगे ले जाती है, पॉजिटिव वे में आगे ले जाती है। लेकिन समस्या ये आ गई है भाई कि ना, विकास की जो धारा चल रही है उसने एक बहुत बड़े इनइक्वलिटी को बढ़ावा दिया है, बहुत बड़ी असमानता को बढ़ावा दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर आप देखो तो कुछ देश बहुत अमीर हैं जबकि बहुत सारे देश बहुत गरीब हैं। इसी प्रकार से आप व्यक्तिगत स्तर पर देखो तो कुछ व्यक्ति करोड़पति हैं और कुछ बेचारे भूखा सोने के लिए मजबूर हैं। किताब में लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी देश में करोड़पतियों की जनसंख्या ज्यादा हो तो ये विकास नहीं है, कोई भूखा ना सोए विकास ये है। देश के अंदर भी देखोगे तो कुछ स्टेट तो बहुत विकसित हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे स्टेट आज भी पिछड़े हुए रहने के लिए मजबूर हैं। तो चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो, अंतर्राज्यीय स्तर पर देखो, व्यक्तिगत स्तर पर देखो, विकास हर जगह जो है इक्वल नहीं है। हर जगह असमानता आपको दिखाई देगी। ऐसे ही कुछ आपकी किताब भी कहती है, चलिए जानते हैं। तो किताब भी कह रही है कि अगर विकास के मॉडल को आप देखोगे तो इसने एक बहुत बड़े लेवल पर असमानता को जन्म दिया है। अधिकांश समाजों में आप देखिएगा तो कुछ ही लोग हैं जो विकास से प्रॉफिट ले पाए हैं जबकि बहुत सारे लोग इससे दूर ही रहे हैं। इसी वजह से विश्व में उत्तर दक्षिण का विभाजन हुआ है। उत्तर में जो विकसित देश हैं इन्हें विकास का लाभ मिला है, जबकि जो दक्षिण के देश हैं इन्हें खुद के भरोसे छोड़ दिया गया है। असमानता की समस्या को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया गया है, जबकि पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर असमानता जो चल रही है इससे निपटने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, लेकिन ये उपाय जो हैं कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। बल्कि पर डे एक बहुत बड़े डाटा में गरीबों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत का एग्जाम्पल ले लो। आज़ादी के बाद भारत ने कई सुधारों के उपाय शुरू किए, जैसे उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया, आदिवासी कल्याण कार्यक्रम चलाया, समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इवन जो वंचित वर्ग थे उनके लिए रोजगार गारंटी योजनाएं चलाई, इवन कैश ट्रांसफ़र योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है कुछ हद तक तो दिखाई देता है, लेकिन आज भी ज़मीनी स्तर पर अगर आप आंकड़े देखने जाओ तो बहुत सारे लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। 1991 के बाद जब वैश्वीकरण की नीति आई तो ये माना गया कि देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब देश का विकास और तेज गति से होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। देश का विकास तेज गति से हुआ, बट देश के सभी लोगों का विकास उतनी तेज गति से नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर लोग गरीबी रेखा से ऊपर तो आए, लेकिन उतने ही बड़े पैमाने पर और भी ज़्यादा गरीब लोग पैदा हुए। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर गरीबी से कैसे निपटा जाए, असमानता से कैसे निपटा जाए, ये आज भी भारत की समस्या बनी हुई है। आज भी ये असमानता हमेशा की तरह बेकाबू बनी हुई है। तो यहाँ से चैप्टर से अभी तक एक प्रश्न बना है, विकास क्या है और विकास के मौजूदा तरीके से असमानता को कैसे बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले आप विकास को डिफाइन करोगे और जैसे मैंने विकास के बारे में बताया वैसे ही लिखोगे, और फिर विकास कैसे असमानता को बढ़ावा देता है जो मैंने अभी बताया ये आप लिखोगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। अब क्या विकास से हिंसा उत्पन्न होती है क्या? तो देखो, विकास से बिल्कुल हिंसा उत्पन्न होगी, क्योंकि जो समाज शोषित है वो एक दिन हिंसा करेगा, और ये विचारधारा है मार्क्सवादी विचारधारा। हिंसा की समस्या आज विश्व में स्थायी रूप से हो चुकी है। जब हम विकास करते हैं तो आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटा देते हैं, स्वदेशी कम्युनिटीज़ को उनकी ज़मीन से हटा देते हैं, मछुआरों को वहाँ से हटा देते हैं। ऐसे में विस्थापन का शिकार बनते हैं। नई जगह पर इन्हें रोज़गार नहीं मिलता, इन्हें अपने घर भी छोड़ना पड़ता है, अपना नेचर छोड़ना पड़ता है। ऐसे में कई बार ये आदिवासी विद्रोह होते हैं, कई बार मछुआरों के विद्रोह होते हैं, जैसे कि आपने BPSC 143 में पढ़ा होगा राज्यों की राजनीति में, कि बड़े पैमाने पर भारत की जो राज्यों की राजनीति है वो इन कम्युनिटी से प्रभावित रही है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी आ रही है, बड़ी बड़ी MNC कंपनियां आ रही हैं,
तो इसका जो प्रभाव है वो आदिवासियों पर बुरा पड़ रहा है, स्वदेशी लोगों पर बुरा पड़ रहा है, मछुआरों जैसे लोगों पर बुरा पड़ रहा है जो नेचर पर डिपेंड हैं। इन लोगों की आजीविका लगभग खत्म होती जा रही है, लाखों लोग पुनर्वास के लिए मजबूर होते जा रहे हैं, इनकी भूमि जबरन इनसे लूटी जा रही है। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी इन्हें दबाया जा रहा है। ऐसे में बेचारे ये हताशा का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ये पीड़ा और लाचारी की वजह से हिंसा का सहारा लेते हैं, और ये हिंसा कभी ना खत्म होने वाली एक चक्र बन जाती है जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। शहरीकरण में तेजी से खनन हो रहा है, बड़े पैमाने पर खुदाइयाँ हो रही हैं, कोयला निकाला जा रहा है, लोहा निकाला जा रहा है। तो सरकार द्वारा भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, रियल इस्टेट का कारोबार हो रहा है। परिणाम इन सब का क्या हो रहा है, एक तरफ तो ऊंची ऊंची आपको शीशे नुमा बिल्डिंग दिखाई देंगी, एक तरफ आपको लग्जरी कारें दिखाई देंगी। लेकिन वो लग्जरी कार जहाँ खड़ी हो रही है ना, उस पार्किंग की जगह पर कभी पहले मूल निवासी रहते थे और उन लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। आज आप देखते हैं भारत में नक्सलवादी, माओवादी जैसे जो समस्या हैं, ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। लेकिन वास्तविकता जब आप जानेंगे, इनका रीजन जानेंगे, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं इनकी डिमांड भी कुछ हद तक ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे बातचीत करके एक शांतिवादी तरीके से फैसला करे। तो विकास से हिंसा कैसे फैलती है, अगर ये क्वेश्चन आया तो कर देंगे ना आप। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो अब तक हमने पढ़ा विकास से हम क्या समझते हैं, विकास असमानता को कैसे बढ़ावा देता है, क्या विकास हिंसा को बढ़ावा देता है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण के लिए विकास कैसे नुकसानदेह है। तो इसमें तो बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे नई नई समस्याएं आई। समस्या क्या आई, जिन भूमि पर पहले कृषि होती थी उस भूमि को अब क्या करा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बदल दिया है। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कृषि योग्य भूमि कम हो गई। इवन जो समुद्र में प्रजातियां थी वो भी कम हो गई, क्योंकि तेल का रिसाव लगातार होता है। कीटनाशकों के प्रयोग से बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। बड़ी बड़ी जगह जहां टावर लगाए गए हैं उसकी रेडिएशन से पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो जा रहा है, ओजोन परत क्षय हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, ध्रुवों की जो बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ देशों की सरकारें बल्कि विश्व के स्तर पर इन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्लानिंग की जाती है, अरबों अरब डॉलरों का बजट रखा जाता है, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो विकास का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव कैसे पड़ता है, इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे आप। इस किताब की इस चैप्टर की सबसे बढ़िया बात क्या है, एक टॉपिक करवा रहा है उसके बाद एक क्वेश्चन बना दे रहा है, फिर एक टॉपिक बना रहा है, फिर एक क्वेश्चन बना दे रहा है। आगे क्वेश्चन है विकास की नई अवधारणाएं बताओ। तो जब आप देखोगे विकास की नई अवधारणाएं तो ये 1970 के बाद शुरू होती है। पता है 1970 के बाद क्या होता है, 1970 के बाद ये होता है कि अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसी टेक्निकल चीज़ें बनाओ, आप ऐसी तकनीक बनाओ, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ कि जिससे ना विकास भी हो और पर्यावरण को पॉल्यूटेड भी ना हो। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ जिसमें ये बात की गई। इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई गई, बर्टलैंड रिपोर्ट, जिसमें ये बात की गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास का मतलब क्या है, आने वाली पीढ़ियों का विकास हो। आप ऐसे विकास करो कि आने वाली पीढ़ियों का विकास हो, अपने रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करो कि आने वाली पीढ़ियों का भी लिए वो रिसोर्सेज बचे रहें। तो जब हम विकास की निर्धारणा करते हैं तो ये 1972 में शुरू होती है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है भूटान के राजा का। तो भूटान के चौथे राजा थे जिनका नाम था जिंगमे सिंगे वांगचुक। तो ये जो वांगचुक थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा भैया देखो, अगर आप अमीरी से लोगों को तौलोगे तो आप कभी नहीं तौल पाओगे, आप लोगों को खुशियों से तौलो। तो यहाँ पर पता है क्या हुआ, यहाँ पर राष्ट्रीय खुशी सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है। तो भूटान एक आदित्य देश है जहाँ विश्व के सभी देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अपना आचरण करते हैं। तो वहीं भूटान पता है क्या करता है, सकल राष्ट्रीय खुशी का रेशो देता है कि कितने लोग उसके यहाँ पर खुश हैं, ताकि वो ना सिर्फ और सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति का विकास कर सके। इसी प्रकार से सतत विकास पे बर्टलैंड आयोग बना जो कि मैंने बताया। इसके बाद यूएनडीपी बनी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और विकास के लिए नए नए तरीके सोचे जाने लगे, नई नई तकनीकों की जरूरत पूरी करने लगी जो कि ना सिर्फ हमारी वर्तमान की जरूरत पूरा करें बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करें। तो ये विकास की नई अवधारणा है। कुल मिलाकर विकास की नई अवधारणा कुल मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, आने वाली पीढ़ियों के विकास की बात करती है। चैप्टर से जो मुख्य प्रश्न शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि गांधी जी का दृष्टिकोण और विकास की आलोचना। चैप्टर में अब तक हमने ये पढ़ा है कि विकास से हम क्या समझते हैं। क्या विकास असमानता को जन्म देता है? बिल्कुल देता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्या विकास हिंसा को जन्म देता है? ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। और क्या विकास पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है? और नई विकास की धारणाएं क्या हैं?
अब हम चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जो विकास से संबंधित समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं को आप गांधीवादी तरीकों से हल कर सकते हो? तो देखिए गांधी जी ने विकास पर अपना क्या दृष्टिकोण दिया। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें ध्यान से सुनोगे ना, तो आप पेपर में ज्यों के त्यों जबरदस्त तरीके से लिख दोगे। ये सब कहने वाली बातें हैं कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। पास तो हर कोई हो रहा है। नॉलेज है? नहीं है नॉलेज। उसका रीज़न यही है कि हम पहले से पढ़कर पास नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ सुनिए, उसके बाद पढ़िए, शब्दों का ज्ञान इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद जब आप फेंकोगे कॉपियों पे, सिर्फ कॉपियों की बात नहीं होगी, एक आप एजुकेटेड सोसाइटी की भी स्थापना करोगे। तो देखो, गांधी ने विकास के कभी भी एक ठोस मॉडल पर काम नहीं किया। गांधी जी ने कभी भी ने कोई ये नहीं कहा कि हाँ भाई विकास का ऐसा मॉडल होना चाहिए। उन्होंने ना जीवन जीने का एक तरीका पेश किया, क्योंकि जीवन जीने का जो हमारा तरीका होता है ना, वो कहीं ना कहीं विकास से जुड़ा होता है। जब हम लग्जरी चीज़ों की डिमांड करते हैं तभी तो लग्जरी चीज़ें बनती हैं। क्योंकि ना देखिए, बाजार किस नियम पर चलता है? बाजार डिमांड और सप्लाई पर चलता है। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। जब आप डिमांड करोगे तो वैसे वो सप्लाई करेंगे, अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। तो गांधी जी इसलिए कह रहे हैं एक सरल जीवन जिए। गांधी जी ने विकास का कौन सा मॉडल दिया है? वो कह रहे हैं कि जीवन जीने का तरीका जो है वो बहुत सरल जीवन होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उनका पूरा ना दर्शन बड़ा आदित्य था, बड़ा जबरदस्त था, एक अलग ही था उनका दर्शन, जो कि हर इंसान नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कोई भी इंसान हो, उसे पता है खुद को और अपने आप को पृथ्वी और संसाधनों के संरक्षक के रूप में देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि हमें उन रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो। क्योंकि गांधी जी ना अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी इतने बड़े लेवल पर अहिंसा के पुजारी थे कि वो ये तक नहीं चाहते थे कि आपकी गतिविधियों से किसी के मन को चोट पहुंचे। गांधी जी ने पता है क्या कहा? गांधी जी ने कहा अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार करो, अपने आप से प्रश्न पूछो। क्योंकि मनुष्य सामाजिक है, अपना जीवन समाज में उसे व्यतीत करना है, ना कि एकांत में। ऐसे में मनुष्य को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, बहुत सारी चुनौतियां हैं इसमें, बहुत सारे अवसर हैं इसमें, और मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आत्मा। उन्होंने मानव शरीर को एक साधन के रूप में देखा। उन्होंने कहा अगर आप शरीर को प्रधानता दोगे, अपने भौतिक सुखों को प्रधानता दोगे, तो आप आत्मा से दूर होते जाओगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें अपने जीवन और प्रकृति के बीच में संबंधों को स्थापित करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भोजन में हम क्या खाते हैं, प्रकृति से हमें क्या मिलता है। जब हम ऐसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं तो हम खुद का निरीक्षण करते हैं, हम खुद की जांच लगाते हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या चीज़ों का उचित उपयोग है, क्या चीज़ों का उचित उपयोग नहीं है। जब हम इन प्रश्नों का उत्तर देने लग जाएंगे तो पता क्या होगा? तो ये होगा कि हम पर्यावरण की ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। पता है आज समस्या क्या है? गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? आज समस्या ये है कि जो हमारी अनुचित डिमांड्स हैं, आज हम जो चीज़ों का भरपूर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आज जो उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है यूज एंड थ्रो की, इसकी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज पता है गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि वो अमीर होने का ढोंग रख रहा है। उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास ना लग्जरी चीज़ खरीदने के लिए पैसे हैं। उसका फ़ोन देखोगे ना आप, जिस फ़ोन का उसको यूज़ नहीं है वो फ़ोन उसके पास होगा। बताओ क्यों? क्योंकि वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है। इसी वजह से वो गरीब है, इसी वजह से असमानता है। तो गांधी जी यही कह रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं क्यों, मतलब वो चीज़ें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, प्रकृति को किस टाइप से उत्पादित कर रही है। आपने कभी आत्मनिरीक्षण किया है? क्या आपने शाम को अपने आप से कई प्रश्न पूछे हैं? क्या जो सामान आप खरीद रहे हो, क्या आप उसका उचित उपयोग कर रहे हो? जब आप इन प्रश्नों का उत्तर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो गांधी जी एक ऐसी जीवन शैली की बात कर रहे हैं जो उचित हो, जो न्यायपूर्ण हो। गांधी का विकास का मॉडल पूरे के पूरे जीवन से संबंधित है। ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अलग नहीं कर सकते आप। बस जरूरत है तो इसके विश्लेषण की। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने विकास के ऊपर अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन गांधी जी के विचार इन सबसे अलग हैं। क्योंकि वो सब ना भौतिक पक्षों पर ध्यान देते हैं। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो पता क्या कहते हैं? मनुष्य के जीवन में तकनीक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए, मनुष्य मशीनों का आदी बन जाए, तो मनुष्य का विकास हो रहा है। जैसे कि अब तो सोचने के लिए भी सॉफ्टवेयर आ गया है कि आप एक कहानी बताइए, बस तुरंत ही वो तुरंत की तुरंत सारी की सारी स्टोरी तय कर देगा। हर चीज़ के लिए हम क्या है, अब हम किताबों की ओर नहीं भाग रहे, अपने दिमाग की चलाने की ओर नहीं भाग रहे, हम किस और भाग रहे हैं पता है? हम तुरंत ही गूगल पर टाइप कर देते हैं। क्योंकि ना हम अपने दिमाग को पैरालाइज करते जा रहे हैं। हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि वो बंदा एक है जिसने ऐप बनाया है, और एक हम हैं कि हम उसे बनाना नहीं जानते, बस उसका यूज ही करना चाहते हैं। तो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री वो यही कह रहे हैं कि व्यक्ति का भौतिक पक्ष आगे बढ़े, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं नहीं। गांधी जी कह रहे हैं आर्थिक प्रगति के साथ साथ नैतिक प्रगति भी होनी चाहिए। लोगों का मोरल नहीं बनना चाहिए, लोगों का जमीर नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा
कि आर्थिक सोच से वो हैं जो वाकिफ़ नहीं हैं। जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ जैसे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, कभी आपने आंतरिक आवाज़ सुनी है? जो हमारे मन के अंदर की आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ है, और इसे आप जब सुन सकते हो जब अपने आप से आप प्रश्न करो। कुल मिलाकर गांधी जी धन की पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमारे नैतिकता की राह में बाधा है उसे दूर कर दो। लाइक दैट, आपको विकास करना है जिसके लिए आपको 1 लाख लोगों को उनके घर से हटाना है, तो आप अपने जमीर से पूछिए क्या ये ज़रूरी है? तो शायद आप ऐसा नहीं करेंगे। गांधी जी बड़ी बड़ी मशीनों के विरोधी नहीं थे। गांधी जी मशीनों के पीछे पागल हो जाने के विरोधी थे। उनका मानना था भारत जैसे देशों में ना मशीनों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में यहाँ पर ना लोगों से अगर आप काम करवाओगे, मानव शरीर से काम करवाओगे, तो शायद ना सभी लोगों को आय मिलेगी और सभी लोग विकसित होते जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ मशीनें लगाओगे ना तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा समाज होना चाहिए, जो एक ऐसा सुव्यवस्थित समाज होना चाहिए जहाँ पर करोड़पतियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के बीच में भुखमरी का अभाव हो। यानी कि भुखमरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार को करोड़पति लोग नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। गांधी जी ने अपने विचारों के समर्थन में मार्क के गॉस्पेल को संदर्भित किया है। उन्होंने कहा, यह कहना उनके लिए बहुत कठिन है कि भगवान के राज्य में प्रवेश करने के लिए धन पर भरोसा किया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे भगवान के मंदिर जाने के लिए धन की जरूरत है क्या। एक ऊंट के लिए सुई से गुजरना आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो ये बहुत गहराई वाली लाइनें हैं जो कि केवल वही समझ सकता है जिसे लग्जरी चीज़ों से ज़्यादा प्रेम ना हो, और गांधी जी को लग्जरी चीज़ों से प्रेम नहीं था। तो कुल मिलाकर संपूर्ण गांधीवादी आर्थिक सोच एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रही है जिसमें हमारे सामने विलासता संबंधी इच्छाएं ना हो। व्यक्ति को विलासता संबंधी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। विलासता संबंधी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं, विलासता की चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिन्हें कठिन तरीके से बनाया जाता हो, जो अन्य वस्तुओं की तुलना में महंगी हों। तो इंसान को अपनी बेसिक नीड पर ध्यान देना चाहिए। उत्पादन को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उत्पादन आप किस वर्ग के लिए कर रहे हो, प्रोडक्शन किस वर्ग के लिए कर रहे हो। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होना चाहिए। ज़्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। आगे गांधी जी कहते हैं कि मानव जाति समस्याओं में इसलिए क्योंकि उसकी इच्छाएं असीमित हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो विशेष हैं वो अनलिमिटेड हैं। परिणाम क्या होता है? संघर्ष होता है। गांधी जी ने कहा कि संघर्ष एक व्यवहार्य राजनीति है, ये सबके मानव व्यवहार में ही है, और उससे जब भी निपटा जा सकता है जब हम अपनी असीमित इच्छाओं को त्याग दें। हम सिर्फ उतनी इच्छाएं रखें जो हमारे लिए आवश्यक हैं। अगर हम अपनी प्राकृतिक संसाधनों में अपनी मानवीय आवश्यकताओं के बीच में संतुलन लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके गरीबी खत्म हो जाएगी। अदरवाइज गरीबी सदैव बना रहेगी, और ये गरीबी ही मानव दुख का कारण रहेगी, जिसकी वजह से मनुष्यता खत्म हो जाएगी, हिंसा पैदा होगी। ऐसे में आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, गांव के स्तर से विकास करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। बिना गांव का विकास करे आप कभी भी देश का विकास नहीं कर सकते। आपको स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? एक तो आप विदेशों पर डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप विदेशों पर डिपेंड होंगे तो यहाँ की मुद्रा वहाँ जाएगी, अगर वहाँ महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। तो आज हमारा देश समस्याओं से क्यों पीड़ित है? उसका कारण यही है, जो हमारी डिमांड है। आप कभी इन प्रश्नों को सोच कर देखना कि हम सब परेशान हैं वो इसी वजह से हैं। तो अगर गांधीवादी तरीका एक तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो समस्या बहुत सारी खत्म हो सकती हैं। खास तौर पर जो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो आज ये बड़े पैमाने पर जो आंदोलन हो रहे हैं, उनसे निपटा जा सकता है अगर विकास का एक सही तरीका अपना लिया जाए। लेकिन गांधी जी के जो ये विचार हैं ये उस समय के हिसाब से तो ठीक है, जो आज से 100 साल पहले की बात है, लेकिन आज तो वास्तव में तकनीक का युग है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांधी जी के जो ये विचार हैं वो आज भी सेट हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर गांधी जी सामाजिक भलाई में योगदान देना अनिवार्य समझते हैं, जैसे कि आगे लिखा भी है। यहाँ पर लिखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है कि आज जो बेरोजगारी हो रही है उसका बड़ा कारण है औद्योगिकरण। अगर हम स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दें, मानव श्रम को बढ़ावा दें, तो हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनेगी। और हमें ना अर्थव्यवस्था का बंटवारा कर देना चाहिए और इसे ग्रामीण स्तर पर आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप केंद्रीकरण पर चलोगे, सेंट्रलाइजेशन करोगे, तो पता क्या होगा? इससे होगा कुछ क्षेत्र तो विकास कर पाएंगे लेकिन अन्य क्षेत्र विकास नहीं कर पाएंगे। और भारत जैसे देश के लिए हर गांव का विकास करने के लिए क्या जरूरी है कि गांव को ही एक बेसिक इकाई बनाई जाए, बेसिक यूनिट बनाया जाए, और गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को लगाया जाए। कुटीर उद्योग वो होते हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर कार्य किया जाता है। इससे हर एक व्यक्ति को कार्य मिलेगा और हर व्यक्ति का विकास होगा। निजी संपत्ति की जो संस्था का प्रबंधन है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल पर होना चाहिए। और ऐसे में हमेशा ये विरोधी मुद्दा रहा है कि आखिर निजी संपत्ति पर जब ज़्यादा से ज़्यादा
नियंत्रण होता है, ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो इससे कुछ लोगों के पास तो, मुट्ठी भर लोगों के पास तो ज़मीनें ज़्यादा हो जाती हैं और बहुत सारे लोग भूमिहीन बनकर जीवन यापन करते हैं। ऐसे में संघर्ष चलता है उदारवादी और मार्क्सवादियों के बीच में। जैसे कि आज आप देख रहे हो इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लेकर बड़े मतभेद हैं। इवन 2024 के चुनाव का मुद्दा भी बहुत बड़ा यही है। तो ऐसे में उदारवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति को इतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपने मनपसंद व्यापार को कर सके और इसके लिए खुली छूट होनी चाहिए और राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि मार्क्सवाद ये कहता है कि अगर पूंजीपति इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे तो बड़े पैमाने पर एक जनता के बहुत बड़े वर्ग का शोषण होगा और ऐसे में इस शोषित समाज को बचाने के लिए क्रांति करनी पड़ेगी। और इस क्रांति से अगर बचना है आपको तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। अर्थव्यवस्था राज्य आधारित होनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था राज्य के आधार में हो या फिर अर्थव्यवस्था किसी पूंजीपति के पास हो, इसको लेकर आए दिन मतभेद होते रहते हैं। ऐसे में गांधी जी ने सिद्धांत दिया ट्रस्टीशिप काउंसिल का, कि हम सभी को ने एक ट्रस्ट के हिसाब से देश को चलाना चाहिए, ना कि इस हिसाब से कि ये संपत्ति मेरी है। तो कुल मिलाकर गांधी जी के जो विकास का मॉडल है वो विकेंद्रीकृत मॉडल है, यानी कि वो हर इकाई पर इसे बांटना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो दिक्कत होगी होगी। आज दुनिया के अधिकांश समाज धार्मिक विभाजन से घिरे हुए हैं। विकास की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यही बाधा है। आज जो बहुत संस्कृतिवाद है, यानी कि विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग एक साथ रह रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं मेल जोल बढ़ा है लेकिन उतना ही मतभेद भी बढ़ा है। गांधीवादी तरीकों पर अगर आप चलोगे तो सामाजिक रूप से सद्भाव पैदा होगा, सांस्कृतिक रूप से सद्भाव पैदा होगा, क्योंकि गांधी जी के जो विचार हैं वो इन्हीं चीज़ों को प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि ऐसा दृष्टिकोण गलत है कि टॉलरेंस की भावना हमारे यहाँ कम हुई है। आज भी हमारे गांधी जी जो थे वो कहते थे कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान होना चाहिए ताकि हम एक तालमेलपूर्ण जीवन जी सकें। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन ये बनता है गांधी के विकास की अवधारणा क्या थी, आलोचना कीजिए। तो सबसे पहले तो आप विकास के संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें पहले बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, पहले सुनो। आप पहले विकास की परिभाषा बताओगे, फिर ये बताओगे वर्तमान विकास में क्या क्या चुनौतियां, मेन मेन पॉइंट बताओगे कि विकास से हिंसा बढ़ रही है, विकास से असमानता बढ़ रही है, विकास से क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर हम ये देख रहे हैं कि जो आधुनिकता है वो पर्यावरण को समस्या दे रही है। ऐसे में गांधी जी कहते हैं कि एक साधारण जीवन शैली होनी चाहिए। इससे क्या, तकनीक का प्रयोग कम करना चाहिए, मशीनीकरण का यूज़ कम करना चाहिए, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो वो जो विकास से जो गरीबी बढ़ रही है उस गरीबी को कहीं ना कहीं हम दूर कर सकते हैं। लेकिन आप एक मूल्यांकन करोगे कि वर्तमान समय में गांधी जी के विचार उतने ही आवश्यक है जितने उस समय थे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। क्योंकि यदि अगर हम सब व्यक्ति साधारण जीवन शैली जिएंगे तो तकनीक का विकास कभी नहीं हो पाएगा, मानव उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएगा जो कि 21वीं सदी की जरूरत है। तो आई होप सो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। चीज़ों को आप लाइन टू लाइन पढ़िए, जो मैंने समराइज़ किया है वो उसी टाइप से उसका अर्थ निकलेगा। क्योंकि अगर हम लाइन टू लाइन बैठने लग गए तो 1 से 1.5 घंटे की लेक्चर हो जाएंगे ये। तो इसलिए आप समरी बहुत ध्यान सुनिए और बिल्कुल वैसे वैसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख दीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।